हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज बर्नेट शॉ का प्ले द डॉक्टर्स डिलेमा के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ड डिलेमा यूज हुआ है वो बताता है एक मॉरली डिफिकल्ट चॉइस के बारे में। बर्नेट शॉ का ये सटारिकल प्ले है जिसमें मेडिकल प्रोफेशन, एथिक्स और क्लास बेस्ड हाइपोक्रेसी का पोस्टमार्टम किया गया है। ये प्ले पब्लिश हुआ था 1906 में और पहली बार स्टेज में परफॉर्म हुआ था 1907 में। इस प्ले में टोटल 5 एक्ट्स हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे प्ले की समरी को समझते हैं। दोस्तों, इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है रिजन कॉलिंसन, जो कि एक न्यूली नाइटेड डॉक्टर है जिसने डिस्कवर किया है ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का क्योर। प्ले की शुरुआत होती है रिजिन के स्टडी और कंसल्टिंग रूम से, जो कि लंदन में है। टाइम है अर्ली 20th सेंचुरी का, सुबह का वक्त है। रिजिन जो है वो नाइटहुडेड हुआ है क्योंकि उसने ट्यूबरक्लोसिस का क्योर ढूंढा है, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 स्लॉट हैं पेशेंट्स के लिए जिनको वो ट्रीट कर सकता है इस बीमारी से। अब वहां पर एंट्री होती है रिजिन की असिस्टेंट रेड पेनी और उसकी हाउसकीपर एमी की। हर कोई जो है रिजन के नए फेम की बात कर रहे हैं, लेकिन रिजन जो है वो मॉरली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसके पास ट्यूबरक्लोसिस का क्योर तो है, लेकिन जो उसके पास दवाइयाँ हैं वो सिर्फ लिमिटेड है। तो उसको नहीं पता कि वो किसको बचाए, किसका ट्रीटमेंट करे, कौन इस दवाई को डिजर्व करता है। अब एंट्री होती है जेनिफर डुबिडेट की, जो कि इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, यंग और ग्रेसफुल लड़की है, जो रिजन के पास आई होती है अपने हस्बैंड की लाइफ की भीख मांगने। उसके हस्बैंड का नाम है लुइस डिबिडेट, जो कि ग्रेट आर्टिस्ट है। वो टैलेंटेड तो है लेकिन मॉरली वो करप्टेड इंसान है जो सफ़र कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस से। जेनिफर जो है लुइस की बहुत तारीफ करती है, जिसको कहते हैं ना बड़ा चढ़ा कर तारीफ करना। वो कहती है कि वो जीनियस है, प्योर सोल है, वो पावर्टी का विक्टिम है। रिजन जो है जेनिफर से इम्प्रेस हो जाता है। उसका डिवोशन और उसकी ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा रिजन इम्प्रेस हो चुका है। अब जेनिफर का पैशन और लुइस का टैलेंट रिजन को कंफ्यूज कर रहा है। रिजन जो है जेनिफर के प्यार में डूब गया है, उसको जेनिफर अच्छी लगने लग गई है। अब जेनिफर तो वहां से चली जाती है, तो रिजन और रेड पेनी जो है वो आपस में कुछ बातें करते हैं। वो लोग डिस्कस करते हैं अबाउट लव, एथिक्स और जेलेसी के बारे में। दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड डिस्कशन चल रहा है। अब एक्ट 2 में अगेन जो सेटिंग है वो रिजन का घर ही है, उसका कंसल्टिंग रूम है जहाँ पे सभी डॉक्टर्स ने एक मीटिंग रखी है। ये जो क्योर है ये कौन डिजर्व करता है। तो यहाँ पर सर पैट्रिक कलन आए होते हैं, जो कि एक सीनियर ओल्ड डॉक्टर है जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा डॉक्टर वॉलपॉल, जो कि सेल्फ इम्पोर्टेंट सर्जन है, यानी कि वो अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेल्फ ब्लूमफील्ड बॉम्पिंगटन है आए हैं, जो कि मानते हैं कि हर एक पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो इंसान कोई भी हो। इनके अलावा रिजन तो है ही, जो कि सेंट्रल डॉक्टर है। ये डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किसको क्योर करें, किसको नहीं करें। रिजन सिर्फ 10 लोगों को ट्रीट कर सकता है और अभी उसके पास 2 कैंडिडेट आए हैं। पहला तो लुइस डुबेडैट है और दूसरा है डॉक्टर बेलिंकिन सो, जो कि गरीब है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। सर पैट्रिक बोलते हैं कि डॉक्टर आर नॉट प्रीस्ट, वी शुडंट मेक मॉरल जजमेंट। यानी कि वो कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो कोई पुजारी तो है नहीं कि वो सही गलत का फैसला करे। वॉलपल और बॉनिंगटन दोनों क्लूलेस हैं अबाउट डीपर मॉरलिटी। अब जो रिजन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कंफ्यूज है, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार जेनिफर की इमेज आ रही है कि उसको तो जेनिफर अच्छी लग गई। वो जेनिफर को ध्यान में रखते हुए भी अपने डिसीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब वहाँ पर जहाँ डॉक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे एंट्री होती है लुइस डुबिडेट की, जो कि चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और आर्टिस्टिक इंसान है।
हर कोई मतलब जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं वो सारे उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में डुबेडेट रिवील करता है कि वो सेल्फिश है, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो लोगों को धोखा देता है, अपने आर्ट की वजह से भी वो लोगों को धोखा देता है और वैसे भी धोखा देता है, और उसके मल्टीपल अफेयर्स भी हैं। डॉक्टर सारे के सारे शौक हो जाते हैं, ये तो अपनी बीवी से झूठ बोलता है, ये तो फ्रॉड कर रहा है, ये तो इमोशनली मैनिपुलेटिव है। तो जो सर पैट्रिक है वो रिजन को वार्न करते हैं कि इस आदमी पे तो भरोसा मत करना तुम। अब एक्ट 3 में लुइस डुबेडेट और जेनिफर डुबेडेट का स्टूडियो रूम दिखाया जाता है। उसकी वहाँ की सेटिंग है जहाँ पे लुइस अपना काम कर रहा है और जेनिफर को होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उनके घर में रिजन और उसके साथ वॉलपॉल और बॉनिंगटन आते हैं। तो वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहते, वो बस इतना कहते हैं कि लुइस तुम्हें ट्रीट नहीं कर सकते हम। अब जेनिफर तो शॉक में आ जाती है, वो बोलती है, भीख मांगती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लो, उसका इलाज कर दो। लेकिन रिजन तभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताता कि हम क्यों इलाज नहीं कर रहे तुम्हारे पति का। रूबेडेट काफी प्राउड है अपने आप में, वो ग्रेटनेस जो होती है आर्ट की और आर्टिस्ट की उसके बारे में ही बात करता रहता है। और जेनिफर बोलती है अगर मेरा पति इमोरल भी है तो भी वो जीनियस है और वो डिजर्व करता है कि वो जिए। लेकिन जो रिजन है वो जो है बेलिंकिन सोप को ही ट्रीट करना चाहता है, जो एक अच्छा इंसान है। वो लुइस को ट्रीट नहीं करना चाहता जिसकी सोल ही बेकार है, बुरा करप्टेड इंसान है। नो मैटर वो जीनियस है या वो टैलेंटेड है। वैसे तो वो जेनिफर को प्यार भी करता है तो शायद इस वजह से भी, लेकिन वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है कि वो क्या चाहता है और क्यों इलाज नहीं कर रहा है उसके पति का। अभी जो लुइस है ना, ये भी जान के कि रिजन उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, वो बोलता है कि तुम हो क्या, तुम आर्ट को नहीं समझ सकते, तुम तो बस लंग्स को क्योर कर सकते हो। अब ये जो जेनिफर है ये कुछ ना इन्वेस्टिगेट सा करती है, कुछ नोटिस करती है कि जो रिजन है वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसको सस्पेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्यों मेरे पति का इलाज नहीं कर रहा। अब एक्ट 4 में अगेन रिजन का स्टडी रूम है। जेनिफर उससे मिलने आती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम मेरे पति का इलाज क्यों नहीं कर रहे। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, पूरी तरीके से टूट चुकी है वो। तो रिजन अपने डिफेंड में ये बोलता है कि तुम्हारा पति करप्ट है, उसको जीने का हक है ही नहीं। जेनिफर बोलती है कि ये डिसीजन लेने वाले तुम कौन होते हो, तुम तो भगवान नहीं हो। और वो ये भी जान जाती है कि जो रिजन है वो सिर्फ एथिक्स की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से भी उसके पति का इलाज नहीं कर रहा है क्योंकि रिजन जेनिफर को पसंद करता है और जेलेसी की वजह से लुइस का इलाज नहीं करना चाहता। रिजन बोले तो क्या बोले, वो स्पीचलेस हो जाता है। जेनिफर वहां से चली जाती है, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, काफी ज्यादा परेशान है। अब एक्ट 5 अगेन डुबिडेट के स्टूडियो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जो लुइस है वो अभी भी काफी ज्यादा काम, कॉन्फिडेंट और फिलोसफिकल है। और मरने से पहले भी वो एक लास्ट स्पीच देता है अबाउट इमोरलिटी ऑफ आर्ट। वो बोलता है आई विल लिव फॉर एवर थ्रू माई पेंटिंग्स, कि मैं हमेशा अपनी पेंटिंग्स के जरिए अमर रहूंगा। और वो हर किसी को माफ कर देता है, रिजिन को, जेनिफर को। जेनिफर उसका अंतिम सांस तक ख्याल रखती है। अब वहां पर रिजन आ जाता है, लेकिन उसने बहुत देरी कर दी। लुइस ऑलरेडी मर चुका है। जेनिफर बोलती है ही डाइड हीरो टू मी, यू लेट जेलिसी विन। मेरा जो पति है वो मेरे लिए एक हीरो था, लेकिन तुमने जेलिसी की वजह से उसका इलाज नहीं किया। दोस्तों, प्ले एंड होता है मॉरल डार्कनेस के साथ। इस प्ले में कोई इजी आंसर नहीं कि कौन हीरो था कौन विलेन था। जॉर्ज बर्नेट जो है वो भी चाहते हैं कि ऑडियंस सोचे, विचार करे कि क्या डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन जिएगा और कौन नहीं, या फिर जो लव है वो एथिक्स के ऊपर भारी पड़ जाएगा, या टैलेंट जो है वो ह्यूमैनिटी के अबव है। क्योंकि दोस्तों, देखा जाए तो रिजन के पास 10 स्लॉट्स थे और कैंडिडेट आए थे सिर्फ 2। वो चाहता तो दोनों का इलाज कर सकता था, लेकिन वो उसने सिर्फ लुइस का इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जेलस फील कर रहा था।
उसने सोचा कि लुइस तो करप्ट है, उसको बचाकर अपनी जो दवाई है वो वेस्ट क्यों करूं। कोई हीरो नहीं है, कोई विलेन नहीं है, बस है तो सिर्फ कुछ सवाल। आई होप आपको ये प्ले समझ में आ गया होगा। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस प्ले के किसी भी करेक्टर का कैरेक्टर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।